डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है गढ़वा जिले के नंबर 1 संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल में। और आज मैं आपके जियोलॉजी क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 देने वाला हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 तक दिया था, जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि आखिर जियोलॉजी क्या है, इसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं। तो जितने भी फॉसिल्स वगैरह हो गए या अर्थ के अंदर बाहर जितने भी घटनाएं होती हैं, जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, जो जीवाश्म फॉसिल्स हैं, फॉल्ट क्रैक जितने भी ज़मीन के अंदर होती है, सबके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद मैंने आपका डिफिनेशन के साथ इसका इम्पोर्टेंट ब्रांच के बारे में भी बताया था। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जियोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच बताए थे, जिनमें मिनरोलॉजी वगैरह, पेट्रोलॉजी, इस तरह से और भी सारे ब्रांच आए थे। और लेकिन जो सबसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। अगर आपको याद दिख रहा होगा, टाइम स्केल को हमने बांटा था इओन, एरा, पीरियड, इपोक, ये 4 भागों में बांटा था। लेकिन आज हम लोग अपने वीडियो को लेके चलेंगे अगले टॉपिक के पास, और अगला टॉपिक हमारा बहुत ही खास होने वाला है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से बता देने वाला हूँ, ये जो जियोलॉजी का आप वीडियो देखते हैं या क्लास करते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि केवल क्लास 11th के एग्जाम में ही इसका यूज होता है। आप अगर इसे ध्यान से पढ़ें तो इस जियोलॉजी का यूज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लास 11th 12th के एग्जाम में तो होना ही है, लेकिन बिसाइड्स क्लास 11th एंड 12th वी कैन यूज दिस सब्जेक्ट इन वेरियस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जैसे इसमें आपका एनडीए का एग्जाम भी आ जाता है। इन सब बहुत सारे सिविल सर्विस में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो है हमारा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये जो यूनिवर्स होता है आखिर वो कैसे बना। ये आप देख रहे हैं, आपका टॉपिक नंबर अगला जो है कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है हमारा अगला टॉपिक। कि आखिर भाई ये जो यूनिवर्स है आखिर ये कैसे बना। जो ब्रह्मांड आप इतना बड़ा देख रहे हैं, सौर मंडल जानते होंगे, आप अपने ग्रह के बारे में जानते होंगे हल्का फुल्का, जो जिसे आप पृथ्वी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, आखिर वो कैसे बना। लेकिन ठीक है, ब्रह्मांड कैसे बना ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भी इंसान को कैसे पता चल सकता है कि ब्रह्मांड कैसे बना। लेकिन इससे पहले मैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सूचना आपको देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। जी हाँ, इस वर्ड का मतलब आप जाने तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है, इसको बोला जाता है द साइंस ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, द साइंस ऑफ यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में जो आप पढ़ते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। इसे आप ब्रह्मांड विज्ञान भी कह सकते हैं हिंदी में, ब्रह्मांड विज्ञान। और देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, ये तो नाम से ही क्लियर है। ब्रह्मांड विज्ञान का मतलब कि ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना, यानी कि इसके साइंस को जानना ही कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये हमारा जो ब्रह्मांड है वो कब बना, क्या इसका कोई निश्चित समय भी है क्या, ये कितने साल पहले बना। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो आपका ब्रह्मांड है वो आज से 13.7 बिलियन, बिलियन मतलब होता है अरब, 13.7 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर 13.7 अरब साल पहले किसने देखा कि इसका निर्माण हुआ। लेकिन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ, लेकिन एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को जानेंगे। तो एक बात और आपको जानना है कि आपका जो कॉस्मोलॉजी जो टॉपिक है, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड के बारे में जानना कि आखिर ये ब्रह्मांड का ओरिजिन कैसे होगा। तो खैर इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अगर आप जाने तो कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप देखते चलिएगा, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बताते चलता हूँ कि क्या है कॉस्मोलॉजी, क्या इसमें पढ़ा जाता है।
और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सबको पता है कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह है, प्लानेट है जहाँ पे जीवन संभव है। अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि यार ये पृथ्वी आखिर कहाँ पे स्थित है। तो आपने अगर 9th 10th में ठीक से पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि देखो बाबू, ये जो पृथ्वी है वह सोलर सिस्टम में मौजूद है। सोलर सिस्टम कहने का मतलब होता है सौर मंडल में मौजूद है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके मन में फिर से वही सवाल आ जाता है कि भाई ठीक है, जो पृथ्वी है वो तो सौर मंडल में उपस्थित है, लेकिन आखिर ये सौर मंडल कहाँ उपस्थित है। तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप ध्यान से देखें। तो याद रखिएगा ये जो सौर मंडल है वह एक गैलेक्सी में उपस्थित है, यानी उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप बोलिए कि यानी कि गैलेक्सी सबसे बड़ा एक समूह हो गया आकाशीय बॉडी का, सेलेस्टियल बॉडी का। तो आप कह सकते हैं कि आपके सौरमंडल से भी बड़ा होता है ये गैलेक्सी। आप मोबाइल वाला गैलेक्सी मत समझिएगा, सैमसंग गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है कि बहुत सारे आपके सोलर सिस्टम के जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम प्लानेट के मिलने से एक बहुत बड़े आकाशीय तंत्र का निर्माण होता है, सिस्टम का निर्माण होता है, सेलेस्टियल सिस्टम का। तो उसी को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। तो हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो आप सीधा सीधी आंसर दीजिएगा कि हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे अर्थ, आपके अर्थ से भी बड़ा होगा आपका सोलर सिस्टम, जिस सोलर सिस्टम में 8 के 8 ग्रह मौजूद है, और आपके सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से भी बड़ा होगा मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन अब तो ये बात हो गया कि थोड़ा हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में, अपने ब्रह्मांड के बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट को जाना, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट भी आते हैं, बड़ी बातें भी आती हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जो ब्रह्मांड है, आखिर जो हमारा यूनिवर्स है, आखिर इसका निर्माण हुआ तो आखिर हमारे ब्रह्मांड में और ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देख पाते हैं। तो अगर आप अपने बुक्स को देखिएगा, बुक्स को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तो आपके बुक्स में कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, और उन वर्ड को मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आपको मैं अभी दिखा दूंगा कि वो कौन कौन सा वर्ड है। तो आप जब बुक्स को पढ़ना चाहेंगे तो आपको इसमें देखिए यहाँ पे 2 वर्ड मिलेंगे, डार्क एनर्जी और आपको मिलेगा डार्क मैटर। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इन 2 शब्दों के बारे में कि भाई ये क्या होते हैं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। इसके बाद ही हम लोग यूनिवर्स के बारे में पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आपने देखा होगा कि आपका जो ब्रह्मांड है वो 13 कितना साल पुराना है, आखिर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल जो है हमारे यहाँ अराइज होता है, सवाल एक आता है कि हमारे ब्रह्मांड में और क्या क्या चीज़ें, वस्तुएं मौजूद हैं। तो देखिए हमारे ब्रह्मांड में बोले तो यूनिवर्स में बहुत सारे वस्तुएं मौजूद हैं, लेकिन जो बहुत अधिक मात्रा में जो चीज़ मौजूद है उसका नाम मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ, और उसके बारे में भी बताने वाला हूँ कि आखिर क्या है हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। तो देखिए हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो कि आपको दिखता है, और कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो कि आपको दिखता नहीं है। तो आपका नज़र जहाँ तक जाएगा तो आप देखिए कि हमें तो केवल एक चीज़ ही दिख रहा है, हर जगह पदार्थ ही पदार्थ दिख रहा है। हो सकता है कहीं ठोस तो कहीं द्रव दिख रहा होगा, कहीं गैस दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा है हर जगह पदार्थ ही पदार्थ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीज़ मौजूद है, पहला पदार्थ और दूसरा है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा भी आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन आप उसका यूज करते हैं, उसको रियलाइज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में 2-3 ऐसी वस्तुएं देखिए जो सबसे अधिक मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ मौजूद है उसे बोला जाता है डार्क एनर्जी। जी हाँ, इसको बोला जाता है डार्क एनर्जी। अब आप तो सोच रहे होंगे कि यार ये एनर्जी तो ठीक है, ऊर्जा तो सही है, लेकिन ये डार्क एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा भी डार्क होता है क्या? तो चलिए मैं इस सारे शब्दों का आपको मीनिंग क्लियर बताऊँगा। और दूसरा चीज़ जो हमारे ब्रह्मांड में भरा हुआ है उसको बोलते हैं डार्क मैटर। ये सब ऐसे वस्तुएं हैं, ये सब ऐसे ऊर्जा हैं जिसमें डार्क लगा हुआ है, जिस तक आप पहुंच नहीं सकते हैं।
आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं वह है तीसरा, जिसको आप बोलते हैं विजिबल मैटर। विजिबल मैटर मतलब वैसा मैटर जो दिखे, इसको आप बोलते हैं विजिबल माने दृश्य। दृश्य इसको पढ़िएगा, दृश्य, और मैटर माने पदार्थ। मैटर मतलब पदार्थ, इसको मैं ठीक से आपको लिख देता हूँ क्लियर। तो कहने का मतलब है कि यही है वो दृश्य पदार्थ। क्या लिखा जा रहा है, यही है वो दृश्य पदार्थ जिसे आप केवल अपनी आँखों से देख पाते हैं। आपका जहाँ तक नज़र जाता है, आपको जो भी पदार्थ दिखता है, आपको ये दृश्य पदार्थ ही दिखता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये हमारे ब्रह्मांड में ये क्या चीज़ आ गया, ये डार्क एनर्जी। तो याद रखिएगा, आपके ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वह है डार्क एनर्जी। अब आप भी पूछिएगा कि यार ये कितना है, तो आपके पूरे ब्रह्मांड का 68% भाग, हिंदी में बोले तो 68% हिस्सा जो है 68%, वह क्या है, तो 68% हिस्सा आपका डार्क एनर्जी है। और रेस्ट जो बाकी 27% हिस्सा है वह है आपका डार्क मैटर। ये सब क्या है मैं बताऊंगा, इसलिए टेंशन न लें। और जो आपको दिखता है आँखों से, जिसे आप देखते हैं ग्रह, तारे, सौरमंडल या जो भी चीज़ दिखता है, वो केवल 5% ही हिस्सा है आपके ब्रह्मांड का। तो अब आप भी सोच करके दंग रह गए होंगे कि यार ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, क्या इस ब्रह्मांड का कोई किनारा है या नहीं है, इस ब्रह्मांड का कोई केंद्र है या नहीं है, मतलब कोई बीचों बीच बिंदु है या नहीं। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपको आगे देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ तक के लिए अब आप ये जानिए कि हमारे ब्रह्मांड में 3 चीज़ें भरी हुई हैं। जहाँ भी देखिए यही 3 चीज़ आपको दिखेगा। पहला डार्क एनर्जी, दूसरा आपको दिखेगा डार्क मैटर, और तीसरा दिखेगा आपको विजिबल मैटर, जो कि दिखता है आपको नंगी आँखों से भी ऐसे दिख जाता है। इसी बोला जाता है दृश्य पदार्थ, विजिबल मैटर। तो ये आपके ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही कवर किए हुए हैं, बाकी तो खैर ये दोनों कवर किए हुए हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मांड से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया कि आपका ब्रह्मांड क्या है, कब बना, आपका ब्रह्मांड के अंदर जो है कि आप कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी किसका हिस्सा है, तो सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का, और ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का। आप किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी में। इसके साथ ही मैंने बताया कि आपके ब्रह्मांड में क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या मौजूद है। तो आपके ब्रह्मांड में मौजूद है डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और साथ ही साथ विजिबल मैटर, ये 3 चीज़ मौजूद हैं। तो इस तरह से यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपके ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ और कैसे हम लोगों को पता चला कि इसका निर्माण इसी तरीके से हुआ। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं बताया। आप इसको नोट्स कर लें, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, आपको यूनिवर्स से क्वेश्चन रहता ही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं लास्ट करूँगा, और अगले वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर और भी चाहें तो आप कमेंट में बताएं कि इसमें और क्या ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे होंगे तो मैं इसका साइज़ बड़ा करके आपको दिखा दूँगा। टॉपिक का नाम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।